प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास में जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, उसमें हमने स्टाइचोमेट्री किया था, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल किया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आगे अब कुछ टॉपिक और रह गया हमारे पास। एक कंसंट्रेशन टर्म्स रह गई है, लिमिटिंग रिएजेंट रह गया, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है भाई। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है मेरे भाई? अगर जनरल किसी भी रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट किस पे अप्लीकेबल होता है, सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो अप्लीकेबल होगा किसी भी रिएक्शन पे। और लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि कौन सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है, यानी कि कोई भी रिएक्शन आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करे, उनमें से कौन सबसे पहले खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। अब ये निकलता कैसे, ये होगा कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? उस रिएक्शन में आपको मोल दे रखे होंगे। ठीक है भाई, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। उसमें आपको क्या मोल दे रखे होंगे, ठीक है, रिएक्शन में, और हम डिवाइड कर देंगे उसके स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। इसके साथ स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो आपके पास कम वैल्यू होगी, जो आपके पास कम वैल्यू आएगी प्यारे बच्चे, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है भाई, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कैसे निकालेंगे? उसमें रिएक्शन में आपके पास दे रखा होगा प्यारे बच्चों। रिएक्शन में क्या होगा कि आपको मोल दे रखे होंगे और हम डिवाइड कर देंगे उसके स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आएगी दैट इज द, यानी कि वो सबसे पहले खत्म हो रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन में खत्म होगा तो वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है। इसी को हम एक क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर हम आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा भाई, if 5 mole of barium chloride BaCl2 is mixed with मिक्स किया गया 2 mole of sodium phosphate, 2 mole of sodium phosphate the maximum number of moles of barium phosphate formed is आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर में बता। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 5 मोल है किसके, बेरियम क्लोराइड के, मिक्स किया गया किसके साथ, सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो पहले सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि भाई बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, इसकी जब मैं रिएक्शन करता हूँ Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट के साथ, जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास वो बनेगा Ba थ्राइस PO4 ट्वाइस प्लस सोडियम क्लोराइड। ये मेरे पास रिएक्शन मेरे बच्चों क्या है,
ये रिएक्शन। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है भाई। इसको क्या करना है दोस्त, बैलेंस करना, कर दीजिएगा। बेरियम 3 है तो बेरियम को मैंने 3 कर दिया, ठीक है। बेरियम को 3 कर दिया तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 2, 6 हो गया तो 6 NaCl, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बैलेंस हो गया। अब देखिएगा बैलेंस होने के बाद मैंने क्या बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्योंकि खत्म सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा ना। रिएक्टेंट में सबसे पहले कोई चीज़ खर्च होगी तो वो बताना है। तो देखिएगा मेरे भाई, हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ गए और हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि इसके जो आपके पास मोल्स भी दे रखे हैं तो निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 5 मोल दे रखे थे, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक है भाई। दूसरे किसकी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 मोल इसके दे रखे हैं, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी क्या है, 2 है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है भाई। तो यानी कि ये कम वैल्यू आएगा भाई, ये कम वैल्यू आएगा ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है जी। तो यानी कि हमारा जो आपके पास लिमिटिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, ये लिमिटिंग। अब इसके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा आपने, जो भी क्वेश्चन पूछा, देखिए इसने क्या पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस फॉर्म इज नियरेस्ट, ये मैक्सिमम मोल बताने इसके कि भाई कितने बने, ठीक है। तो देखिए भाई ये क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, सर मेरे को पता लग गया ये क्या है, LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे, फिर से बता देता हूँ कैसे निकालना है कि भाई आपको मोल दे रखे होंगे न्यूमेरिकल में, आपको क्या करना है, मोल से आपको क्या करना है, आपको वहाँ से, ठीक है भाई। तो देखिए आप इसके बारे में बताने में फॉर्मुलेस कितना बनेगा, तो हमें पता है कि भाई ये कितना था, 2 मोल था, और कितना बना है इसका, 1 मोल बना है, इसका कुछ नहीं यानी कि 1 मोल बना। तो 1 का क्या निकलेगा अपने पास, 1/2 डिवाइड कर देंगे भाई। और इसके कितने मोल दे रखे थे, इसके कितने मोल है मेरे पास, 2 मोल है। तो भाई जब 2 मोल है तो क्या करते हैं, इधर कर रहा हूँ 1/2 × 2, तो कितना आ गया, 1 मोल आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया। ऐसे निकलता है लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद आपसे कुछ भी पूछे, वो यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई, यूनिटरी मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, देखिए जो परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। परसेंटेज यील्ड निकलती है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल यील्ड जो बना, हिंदी में मैं समझाने के लिए बता रहा, जो बना है वो आपके पास एक्चुअल यील्ड होगा, और जो बनना चाहिए था, जो बनना
चाहिए था, और मल्टीप्लाई बाई 100 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके पास परसेंटेज यील्ड निकल के आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। और देखिएगा इस पे क्वेश्चन देखिएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ कार्बन combines with 32 gram of oxygen produce 36 gram of CO2, find out the percentage yield of CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड बतानी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलता है। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो पहले देखिएगा कैसे कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िएगा बड़े ही ध्यान से, बड़े ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह रहा है कि भाई 1 मोल है कार्बन का, कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्या कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ CO2। क्या बना रहा है मेरे बच्चों 36 ग्राम, यानी कि देखिएगा ये कार्बन है और ये मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है, और ये बना रहा है क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है 36 ग्राम। फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2, CO2 की परसेंटेज यील्ड निकालनी है, क्या निकालने का, ठीक है। तो देखिएगा बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग तो है, ये कार्बन भी का कार्बन भी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का बैलेंस, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पे 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल है, देख 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिएगा 32 ग्राम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यही गलती करते हैं बच्चे, उनको यही समझ में नहीं आता। 32 ग्राम दे रखा है, आप इसके मोल निकाल लीजिएगा भाई, इसका भी मोल दे रखा है ना 1 मोल है, तो आप इसके भी मोल निकाल लीजिएगा। मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 32 ग्राम ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय पहले बच्चों इसका ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या होता है 32 हो जाएगा। ये भी क्या आ गया आपके पास 1 मोल आ गया, ठीक है, यानी कि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, और ये भी आपके पास कितना है, ये भी मेरे बच्चे क्या है 1 मोल है, ठीक है। अब देखिएगा, अभी किसी को डिवाइड कर लो, आपके पास सेम ही आएगा। अगर आप निकालना चाहोगे तो 1 मोल आ रहा है ना, ठीक है, तो यानी कि आपके पास 1/1 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको 1/1, ये भी 1/1, तो कोई भी आपका लिमिटिंग एजेंट हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज निकालने किसकी, CO। अब मेरे को यहाँ से एक बात बता लगी, भाई 1 कार्बन का मोल था और CO2 का भी कितना 1 मोल बना रहा है, ठीक है पहले बच्चों, ठीक है। तो यानी कि यहाँ समझ में आ गया 1 मोल कार्बन का था, 1 मोल कार्बन का, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, मोल्स ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फॉर्म्स कैसे बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या बनेंगे मेरे बच्चों, मोल्स, इसका मॉलिक्यूलर मास बताइएगा 44 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 ग्राम, ठीक है। ये बनना चाहिए था, ये क्या, ये बनना चाहिए था 44 ग्राम, लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपके पास दे रखा है 36 ग्राम दे रखा है। ये बनना चाहिए था, ये बना है, ठीक है, ये बनना चाहिए था, ये बना है। अब परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई, परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे। ये बनना चाहिए था, ये बना है, ठीक है, ये बनना चाहिए था, ये बना है, तो जो बना है वो ऊपर, ठीक है, गिवन वाला बनना कितना चाहिए था 44 चाहिए था, और इंटू में 100 का है बच्चों, ये परसेंटेज यील्ड आएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे किसी को दिक्कत है कोई बताइएगा, बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है भाई।
परसेंटेज यील्ड पे जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा 9.3 ग्राम क्वेश्चन देखना भाई, 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, प्योर एनिलीन, ठीक है, is treated with bromine water, at room temperature, to give a white precipitate of प्रोडक्ट P। ठीक है, कोई प्रोडक्ट P देता है भाई। नेक्स्ट लिखिएगा आगे, द मास ऑफ प्रोडक्ट P obtained is मास दे रखा है कितना 26.4। ठीक है मेरे बच्चों, कितना दे रखा है 26.4 दे रखा है। obtained is 26.4 ग्राम। द परसेंटेज यील्ड इज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, द परसेंटेज यील्ड यानी कि परसेंटेज यील्ड निकालना है, और ये है जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, जेई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या आती है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है भाई, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक आपने पढ़ी नहीं है, तो प्यारे बच्चों अगर अब आप नहीं भी कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे क्लास 11th की ऑर्गेनिक जब आप पढ़ लेंगे एक बार, तो आप उसको आसानी से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, एनिलीन जो है वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन आपके पास, ये क्या है, एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये एनसीईआरटी में बड़ी फेमस रिएक्शंस है, तो आपको ये तो करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल ये है क्योंकि बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर चल रखा है। तो देखिए जेईई मेंस ने क्या किया, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल करने के लिए वो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्योंकि तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, अब ये थोड़ा सा टिपिकल बना के लिए इसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक बार आप राइट डाउन करिएगा, फिर आपको बिल्कुल प्यार से आसानी से समझाएं कैसे, अगर रिएक्शन आ गई तो बाकी तो आप खुद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बाकी तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है मैं अब करता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, देखिएगा सबसे पहले एनिलीन बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, एनिलीन बोलते हैं।
ठीक है। एलिनिन की रिएक्शन इसने बोली ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी कि Br2 के साथ, ठीक है। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो Br है ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन। इसका एक मोल, तो भाई इसका भी क्या एक मोल बन रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 कर दिया। इसका एक मोल, इसका एक मोल बन रहा है, ठीक है। तो इसका दे रखा था कितना भाई, 9.3 दे रखा था एनिलीन, कितना था 9.3 था। और भाई इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में दे रखा था ना, ग्राम में दे रखा था, और इसका मॉलिक्यूलर मास 93 होता है एनिलीन का भाई। ये कितना आ गया दोस्त, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। इसके वाइट प्रिसिपिटेट बन रहे थे भाई, क्या बन रहे थे, वाइट प्रिसिपिटेट बन रहे थे। रिएक्शन में बाकायदा बोला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा 0.1 मोल इसके, भाई एक बन रहा है तो इसका भी एक बन रहा है, इसके 0.1 मोल होंगे तो इसके भी कितने होंगे, 0.1 मोल, कॉमन सी बात है, यानी कि 0.1 मोल। ये भी क्या है 0.1 मोल, मल्टीप्लाई में इसका मॉलिक्यूलर मास होता है दोस्त 330, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 330। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोस्त आ जाएगा 33 ग्राम। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 33 ग्राम आ गया। अब निकाल लीजिए फिर भाई परसेंटेज यील्ड निकालनी, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। दिया कितना था, जो बना है वो था 26.4, जो बनना चाहिए था वो है कितना 33, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ गई है, परसेंटेज यील्ड आ गई है इसकी मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या आ गई है, परसेंटेज यील्ड आ गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स से, जो लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन टर्म्स। फिर मुझे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है आपके पास, सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस कैन बी ए सॉल्यूशन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को आप होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि 1 गिलास वाटर लिया हमने और उसमें कुछ क्वांटिटी शुगर की ऐड कर दी, ठीक है। और शुगर के जो पार्टिकल्स डिजोल्व होने के बाद जब हम टेस्ट करेंगे तो पूरे उसमें जो पूरा वाटर लिया था हमने उसमें सेम क्वांटिटी डिजोल्व हुई हो, यानी कि कोई भी सैंपल उठाओगे तो जो टेस्ट है शुगर का वो सेम आए, ऐसा नहीं कि कहीं फीका हो, कहीं पे ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी हो, नहीं। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। सोलवेंट डिसाइड द फाइनल फेज, इसमें ध्यान रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सोलवेंट होगा वही फेज डिसाइड करेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। क्या कौन डिसाइड करेगा, सोलवेंट डिसाइड करेगा कि जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इफ द बोथ कंपोनेंट्स आर इन द, यानी कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों फेज सेम होंगे तो उसमें क्या होगा, द कंपोनेंट जिसकी लेसर क्वांटिटी होगी वो तो सोल्यूट होगा भाई, और जिसकी लार्जर क्वांटिटी होगी वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है मेरे बच्चों, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ से टर्म्स स्टार्ट होती है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स जिनको बोलते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये टर्म्स क्लास 12th में भी आएंगी, क्लास 12th में भी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th में, सेम हूबहू ये कंसंट्रेशन टर्म्स फिर से आएंगी, तो इनको बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। जो फर्स्ट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों वो है मोलरिटी, फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म मेरे प्यारे बच्चों वो है मोलरिटी। क्या मेरे प्यारे भाई, वो है मोलरिटी, क्या है, वो है मोलरिटी। मोलरिटी होती है, मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ये होती है मेरे प्यारे बच्चों मोलरिटी। ठीक है, ये क्या होती है? मोलरिटी होती है, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट। प्यारे बच्चों, क्या मेरे प्यारे भाई? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला आ गया सर। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? देख लो प्यारे बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया भाई मोलरिटी, मोलरिटी प्यारे बच्चों इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकले। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो जो मोलरिटी है, ये जो मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी भाई, ध्यान रखना। टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इसमें मेन समझने की बात है कि देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी बार चीज़ें घुमा के देता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ सर कि आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा हो कि 1.2 मोलर एक्वस KOH, ये दे रखा 1.2 मोलर एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ। तो इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई? इस लाइन का हम मतलब क्या निकालेंगे? अगर कहीं भी इस प्रकार से दे रखा हो कि 1.2 मोलर मतलब मोलरिटी है भाई, एक्वस सॉल्यूशन है KOH का। क्या है भाई? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, देखिए इस लाइन का मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है 1.2 moles of solute, moles of solute dissolved in 1000 ml सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? 1.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि 1.2 मोल है किसके? सोल्यूट के, वो डिजोल्व किए गए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे यहाँ से दो चीज़ें पता लगी कि यहाँ से मेरे को क्या पता लगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया। दो चीज़ें क्या पता लगी? एक तो ये पता लग गया भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट ये है भाई, इस लाइन से मेरे को ये पता लग गया कि मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना 1.2 है, ठीक है। और ये इस यहाँ से ये मेरे को पता लग गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया, ये वॉल्यूम ऑफ मेरे प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन का पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से। तो यानी कि मेन चीज़ है ये इस प्रकार से लिख के रहता है, आपको खुद समझना पड़ेगा। यानी कि देखिए कहीं भी ये लिख रहा है 1.2 मोलर एक्वस की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है 1.2, ये तो आपके पास क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट है। और डिजोल्व किस में गया है? 1000 ml। मेरे को ये पता था सोल्यूशन इन लीटर ml में 1000 हो जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है कि नहीं? ओके, ठीक है फिर बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट है रिजल्टेंट मोलरिटी, रिजल्टेंट मोलरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि मोलरिटी में क्या फर्क पड़ेगा जब आप उसमें वाटर का ऐड करोगे, एडिशन ऑफ वाटर करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट लगता है मेरे प्यारे भाई, जो मेन कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो मोल्स है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मेरे प्यारे बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखो ये बीकर, इसमें कोई सॉल्यूशन है जिसका आपके पास मोलरिटी m1 है, ये वॉल्यूम है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें मैंने वाटर को ऐड कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन के बाद ये m2 बन गया और ये v2 बन गया। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा मैं कैसे निकालता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, ये ए है और ये मेरे प्यारे बच्चे बी। ठीक है भाई, तो कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट m1 इंटू v1, सिंपल है, तो हमको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट b कैसे निकलेगा m2 v2 निकलेगा ही नहीं भाई। ठीक है, दोनों को बराबर रख दीजिएगा, दोनों को बराबर रख दो, मैं यहाँ रखना, देखिएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये कैलकुलेट करना है। m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास m1 v1 डिवाइड बाई v2, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है रिजल्टेंट इस प्रकार से, यानी कि इसकी मोलरिटी इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी इसका वॉल्यूम। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट देखिए, रिजल्टेंट मोलरिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग, मिक्सिंग के दौरान। ठीक है, देखिएगा भाई, ये एक दिक्कत है m1 v1 क्लियर है, ये HCl है, ये दूसरा विकल्प मेरे पास बच्चों, इसकी मोलरिटी m2 v2। ठीक है, ये KCl है, ठीक है मेरे बच्चों, और ये मोलरिटी नेट मोलरिटी। ठीक है, देखिएगा टोटल कैसे निकलेगी, नेट मोलरिटी कैसे निकलेगी मेरे बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, यानी कि वॉल्यूम और ये आपके पास मटेरियल। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो टोटल मोलरिटी है, टोटल जो मोलरिटी है वो कैसे निकली मेरे प्यारे बच्चों, वो निकली है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इस प्रकार से ये निकली है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिख सकते हो v1 प्लस v2। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट टर्म हमारे पास मोलरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट है मोलरिटी। हमने मोलरिटी पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, अब आता है मोलरिटी, मोलरिटी सॉरी नोट करते हैं स्मॉल m से, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
किस में प्रेजेंट होंगे, 1000 ग्राम हो या 1 kg में। फॉर्मूला होगा आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ भाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मोलैलिटी ये मोलर इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। ठीक है, ये जो टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका मोलैलिटी पे। अगर आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा हो 1.2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर मेरे भाई। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म मेरे में बच चुके मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये देखिए कोई चैम्बर है या कोई कंटेनर है हमारे पास, और इसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, N1 इज द सॉल्यूट और N2 इज द सॉल्वेंट। अब कैसे निकालते हैं तो देखिएगा, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय x, ये सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो मेरे भाई N1, ठीक है, और N1 प्लस N। ऐसे ही मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, कैसे निकलेगा, N2 जो है उसको ऊपर, जिसका निकालना है वो ऊपर, बाकी दोनों का एडिशन, N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों, ये क्या जी, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आती है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या फॉर्मूला होगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा बेटे, ये फॉर्मूला ही है बस, लीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय, ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और इनटू में 100। ठीक है मेरे बच्चों, इनटू में 100। देखिएगा, अगर कुछ इस प्रकार का इसमें आपको लिख के दिया हुआ कि 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम जो सुक्रोज है, 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम क्या सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज। ठीक है प्यारे बच्चों, डिजोल्व इन, प्यारे बच्चों, डिजोल्व इन 100 ग्राम, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं भाई, 100 ग्राम में डिजोल्व हो रहा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट था वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट आता है अपने पास वेट बाय नेक्स्ट आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम,
वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि W/V। एक ग्राम में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, बस कोई डिफरेंस आपको। तो कैसे निकलेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू में 100 दे रखा है। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार का दे रखा हो 1.2% ऑफ 1.2% दे रखा हो वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इथेनॉल सॉल्यूशन, हर चीज़ वो ऐसे लिख के नहीं देगा, ठीक है भाई। तो यानी शॉर्ट में, तो इसका मतलब क्या है भाई, 100 ग्राम जो इथेनॉल है, 100 ग्राम जो इथेनॉल है वो डिजोल्व हो रही है किसके अंदर, वो डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है बच्चों, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये था। नेक्स्ट देखिएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आ जाएगा प्यारे बच्चों परसेंटेज, ये 12th में भी एज इट इज है, ठीक है भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब सारी चीज़ें वॉल्यूम में हो जाएंगी भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय, एक मिनट भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 100, इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी, इसका फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला था मेरे बच्चों, क्या था भाई, ये फॉर्मूला था। और देखिए प्यारे बच्चों लास्ट टर्म आती है इस चैप्टर की, या इस चैप्टर की लास्ट टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कि जो सॉल्यूट का वेट हो वो ग्राम में, वो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिया हो न्यूमेरिकल 1.7 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 1.7 ग्राम ग्लूकोज का जो डिजोल्व हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व हो रहा है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। और प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।